रणधीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। इस भारत भू पर, इस भारत भू पर सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, रणधीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। एक कविता मैं आपको और सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हो तो एक बार तालियां बजाकर मुझे। वाह वाह वाह। चलो मैं सुना भाई साहब, एक कविता और सुनाता हूं। 5-7 मिनट की कविता, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10 मिनट हुए हैं, 5 मिनट में आप लोगों के और लेता हूं। मेरे सम्मान में 6 माताएं खड़ी होकर अपने घर जा रही हैं। अगर इसी स्पीड से जाती रही तो गफ्फार जी फिर गद्दों और तकलों को सुनाएंगे। हाँ, अच्छा दादा तक पहुंचना है, ये नई बात बताई तूने। चलिए मैं एक कविता आप लोगों को और सुनाता हूं। मित्रों, राजनीति पर बहुत खतरनाक बातें होती है, मेरे भाई ने बहुत सारी बातें कही। राजनीति बड़ी खतरनाक हो गई है, उत्तर प्रदेश में तो और खतरनाक है। माधु जी आपने ठीक है, आप मेवाड़ में आ जाओ, अपना के ज्यादा टेंशन नहीं है, एन टाइम पे भी जीती जाओ, करनाल भी जीत जाओ। यूपी के अंदर बहुत खतरनाक मामला है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले दिनों, भाई साहब पिछले दिनों वो बहुत सारे यो तो कहीं नहीं अपन बनाए तो वैसे के पिलर। तो उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों जब चुनाव हुए तो एक जीप के अंदर भर के आसपास के गांव के सारे नेता जीप में भरे वाह साहब, और गए बड़े वाले नेताजी को सुनने के लिए। जब वापस आ रहे थे तो जीप पलट गई। जीप पलट गई तो अंदर बैठे हुए नेता सलट गए। एक हाथे जीप में जतरा भरिया सब। तो बाबरा जी गांव में वे निपटिया वनी गांव वाला मनक देखो कि यार ये तो पता नहीं कौन है, कहां के हैं, लग तो हिंदू ही रहे, इनको जला दो। तो उन्होंने सारे नेताओं का दाह संस्कार शुरू कर दिया। पुलिस अपने नियमानुसार आधा घंटा लेट पहुंची। थानेदार साहब ने आते ही गांव वाले आदमी को जो प्रश्न पूछा और गांव वाले ने जो जवाब दिया, वो अगर आपके समझ में आ जाए तो इस देश की राजनीति आपको एक पंक्ति में समझ में आ जाएगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जीप में बैठे हुए सारे नेता स्वाहा जला दिया गांव वालों ने। ढूंढिया और इस मन खा खुदा जो पड़िया नींद बालियो नींद। तो जैसे उसको जलाया तो पुलिस वाले थोड़ी देर से पहुंचे, आधे घंटे बाद पहुंचे। थानेदार साहब ने उनसे कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बोले साहब अनंत बाली रहा। तो कह रहे तुम इनको जला तो रहे हो, सारे नेताओं को जला रहे हो, लेकिन इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो वो एक गांव का बुजुर्ग आदमी खड़ा हो गया, वो हाथ जोड़कर बोला, नहीं थानेदार साहब ऐसी बात नहीं है। 2-4 लोग थे जो कह रहे थे, अरे हमें मत जलाओ रे, हम तो जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, हम तो जिंदा हैं। पर हमने सोची कि कमबख्त नेता है तो झूठ ही बोल रहे होंगे। मुझे मालूम होता है कि सबसे ज्यादा तालियां इस पे आती है, तो ऐसी मुझे 25 आते हैं। ऐसी मतलब बहुत खराब स्थितियां हैं देश की ज्यादा। और भारत का आदमी अतरो खतरनाक, भारत का आदमी अतरो खतरनाक वीरलाल जी, मतलब बहुत गजब हालत है। भारत और पाकिस्तान के सैनिक सीमाओं पर खड़े, अंडा आएगा अब। भारत और पाकिस्तान के सैनिक, इसको रख दे तू। भारत और पाकिस्तान के सैनिक सीमा पर खड़े, अचानक एक मुर्गी ने अंडा दे दिया बिल्कुल सीमा पर, वाघा बॉर्डर पर, बिल्कुल बॉर्डर पे अधवच में। अब वो न तो पाकिस्तान वाले बोले ये अंडा हमारा है, भारत वाले बोले ये अंडा हमारा है। वो ढूंढिया रो आदमी वटी पहुंची गयो। वो बोले कहीं वो कहां लड़ी रहो? तो बोले नहीं, भारत वाले कह रहे हैं कि हमारा अंडा है, पाकिस्तान वाले हम कह रहे हैं हमारा अंडा। ढूंढिया वालों जैन भारत का सैनिक ने साइड पे बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। भारत के सैनिक ने पाकिस्तान के सैनिक से कहा, देखो ये अंडा विवादित हो गया है, अब इस अंडे का विवाद दूर करना है अपने को। इसका एक ही तरीका है, 1 मिनट तक मैं तुम्हें चांटे मारूंगा, 1 मिनट तक तुम मुझे चांटे मारोगे, जो ज्यादा चांटे मारेगा अंडे उसके। पाकिस्तान वाला तो आधा वेंडा बीस, आधा वेंडा नहीं होता तो हाँ। तो पाकिस्तान वाले ने कहा बिल्कुल सही है, उसको लगा खान साहब को मैं ज्यादा मार सकता हूं तो अंडा हमारा रह सकता है। बोले पहले कौन मारेगा? तो भारत वाले ने कहा पहले मैं मार लेता हूं आपको। तो क्या हाँ तू मार। तो भारत वाले ने खींच खींच के लगाए 1 मिनट तक उस पाकिस्तान वाले के तमाचे, 1 मिनट में भूत करने के और नीचे ना के। बापड़ो वो गाबा जाट के उबो भी हो। वो बोले बस ठीक है अब मेरा नंबर। भारत वाले ने कहा नंबर किस बात का, ले जा तेरा अंडा, फटाफट अंडा पकड़े तो छुट्टी करो। याद देवा तो मतलब स्थितियां ऐसी आदमी को, आदमी क्या करे। आप जैसे ये बाबूलाल जी है हमारे यहाँ पे, माधु जी, अब मुझे आपको देखने के लिए 25 बार मैं पीछे घुमाऊं। ये मेरे, हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आ जाओ यार, आप आ जाओ। हाँ
ये सही रहेगा, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ये लोग इधर आके आप भी आ जाओ। हाँ, कहीं नहीं बात जत्रो आना कही एक वो पाचे वालों घेर लगे थो तो गाड़ी ने जू रेस दे पाछा करके गाड़ी। कोई नहीं, मैं तो देखो मैं तो पहले ही क्यों अपना कविया वालों के मामलो है ही नहीं विशेष, तो आनंद के साथ रहो, मस्ती के साथ रहो। जैसे ये बाबुरमल जी हैं, ये लिपिक वर्ग में आते हैं। यो है हमारे भाई मनोज गुर्जर, मतलब ये बहुत खतरनाक आदमी है, ग्राम विकास अधिकारी, नाम ही कोनो खतरनाक दी दो यार। नहीं बहुत जबरदस्त होते हैं सर, ये ग्राम सेवक वगैरह सब खतरनाक होते हैं। मार साहब रो कहीं नहीं है, मार साहब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसे क्या है कि पूरा डायरेक्ट मामला है। वो एक हमारा मित्र था, वो लिपिक सेवाओं में था, बाबूगिरी का काम करता था। तो कवि सम्मेलन में चला गया तो धीरे धीरे कविताएं करने लगा, तो बाबूगिरी कम हो गई। एक बार उसने मुझे फोन किया, बोले सिद्धार्थ यार मैं क्या करूं यार, मैं अपनी पत्नी को अभी समय नहीं दे पा रहा हूं, कवि सम्मेलनों में जाता हूं। तो मैंने अपनी पत्नी से माफी मांग ली, मैंने उसको एक पत्र लिख दिया और तलाक दे दिया। मैंने कहा बाबूजी ये पत्र से लिखेगा? मैंने कहा तूने पत्र में लिखा क्या? अब पत्र पढ़ लेना फिर एक कविता सुना दूंगा। मैंने कहा तूने पत्र में लिखा क्या? तो उसने कहा पत्र में मैंने लिखा कि सेवा में श्रीमती पत्नी महोदया, विषय आपसे तलाक चाहने हेतु। महोदया, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं अपने आप को अत्यधिक दबाव में महसूस कर रहा हूं, इसलिए तुरंत प्रभाव से पति पद से त्याग पत्र देता हूं। मैंने कहा फिर भाभी जी ने क्या कहा? अब जो उसकी पत्नी ने जवाब दिया वो थोड़ी मस्ती ले लेना, थोड़ा मूड बना देना, मैं एक कविता सुनाऊंगा। वो बोले सेवा में श्रीमती पत्नी महोदया, मैं अपने आप को अत्यधिक दबाव में महसूस कर रहा हूं बद्री जी, इसलिए तुरंत प्रभाव से पति पद से त्याग पत्र देता हूं। तो मैंने कहा भाभी जी ने क्या कहा? बोले उसने उसी पत्र में नीचे लिख दिया, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पे बने रहो। वाह! तो इस देश में वैकल्पिक व्यवस्था में जैसे मैं खड़ा हूं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं चलती है इस देश में। वैकल्पिक सरकारें चल जाती है, वैकल्पिक लोग चल जाते हैं, सब वैकल्पिक व्यवस्थाएं चलती है। एक कविता मैं आपको और सुनाता हूं, यह सैनिक के सम्मान की कविता है। और इस कविता को सुनाने के बाद मैं बैठ जाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर हमें दिनेश देशी जी को और गफ्फार जी को सुनना है। मैं कोशिश करता हूँ एक कविता सुनाता हूँ, गंभीर कविता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसे गंभीरता से सुनेंगे, शायद एक एक शब्द आप लोगों के समझ में आ जाए। पहले तो आप मैंने बताओ कि मैं कसी हूँ, चीन रे खिलाफ वाली हूँ या सैनिक री हूँ? सैनिक वाले पचे सब मुंह होने दूंगा। ये राज्य मंत्री दिया था कहीं काम रहा, सरकार में राज्य मंत्री दियो तो आदमी बैठो सब मारो हुन लोग अपन के मतलब बने। हाँ चलिए ठीक है। जब भारत का सैनिक 11,000 की तनख्वाह लेकर सरहद पर इस देश की रखवाली करता है, तब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ में कोई एक छात्र का नेता खड़ा होकर यह कहता है कि जम्मू कश्मीर की सेना वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। तब मुझे ऐसा लगता है कि उसने न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि हिंदुस्तान के हर एक सैनिक का अपमान किया है। मैंने उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक कविता लिखी है और देश की सेना के समर्थन में एक कविता लिखी है। वो कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूं। आपको याद होगा हेमराज का सर आया था जब, तो उसके ऊपर तिरंगा रखा हुआ था। हेमराज का सर वहां पर रह गया पाकिस्तान में और धड़ भारत में आया था, उसके ऊपर तिरंगा रखा हुआ था। पूरा परिवार चारों तरफ खड़ा था उस शव के, और अचानक तिरंगा में से हवा चली और तिरंगा उड़ गया। माँ रो रही, बहन रो रही, पत्नी रो रही, सब सोच रहे थे कि इसका सिर कहां पे, इसका धड़ तो होगा। एक पत्रकार ने उसकी बुआ से पूछ लिया, बोले आपके भतीजे का सर काट के ले गए पाकिस्तान के सैनिक, बता सकती हो क्यों ले गए? जवाब दिया भारत की वीरांगना ने। उस महिला ने कहा कि हाँ, मेरे भतीजे का सर काटकर पाकिस्तान के सैनिक इसलिए ले गए ताकि वो वहां की कायर फौज को बता सके कि ये देखो, ये हिंदुस्तान के सैनिक का सर है जो कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता। जब हेमराज का शव पर तिरंगा रखा हुआ था, अचानक हवा चली, तिरंगा उड़ गया, तो उन्होंने देखा धड़ तो है, सर नहीं है। रोती हुई बहन ने अपनी मां से कहा, ध्रुवेंद्र भदौरिया जी बड़े साहित्यकार हैं, उनकी 8 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, अपनी कविता की भूमिका बनाता हूं और 3.5 मिनट में अपनी कविता समाप्त करके मैं बैठ जाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, बिल्कुल ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, निवेदन करता हूं सुनिए। तो ऊपर तिरंगा रखा हुआ, अचानक तिरंगा उड़ा, सर कहीं चला गया, सिर्फ धड़ था। रोती हुई बहन ने हेमराज की पत्नी को देखकर कहा कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। कहां गया उसका सर? दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला,
बार बार राखी का त्योहार बिसराया है। अरे भाभी, भैया तो मेरा जन्म से ही भुलक्कड़ है, आज भी इसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया से आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। जो युद्ध में अपना सर भूल कर आ जाते हैं, मैं उन सैनिकों के समर्थन में एक 3.5 मिनट की कविता सुनाता हूं। और आपको सिद्धार्थ देवल याद रहे ना रहे, लेकिन शायद इस कविता की कुछ पंक्तियां आपको याद रहेगी, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र संघ का अध्यक्ष बना कन्हैया कुमार, और उसने ये कहा कि सैनिक महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। पन्ना की धरती पर जन्मे हुए हम लोग, पद्मिनी के शौर्य और स्वाभिमान के हम लोग, हाड़ी रानी थाली में शीश रखकर भेज देने वाली उस धरती के हम लोग। मैं उनको जवाब देता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। क्या है कन्हैया की चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, जेएनयू भी नहीं संभलता, देश संभालोगे कैसे। तुमसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी नहीं संभल रहा, तुम देश की बातें कर रहे हो। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, जेएनयू भी नहीं संभलता, देश संभालोगे कैसे। जिस मिट्टी में खेले खाए उसको ही बदनाम किया, नाम कन्हैया रखकर तुमने कंसरी का काम किया। नाम कन्हैया रखकर, नाम कन्हैया है उसका, और काम कैसे है उसके, नाम कन्हैया रखकर तुमने कंसरी का काम किया। हिम्मत से सुना रहा हूं 8 पंक्तियां। भारत का सैनिक होता क्या है, मैं आपको आईने में भारत का सैनिक दिखाता हूं, अगर आपको दिख जाए तो अपना समर्थन दीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं। नाम कन्हैया रखकर तुमने कंसरी का काम किया। अरे मेरे यार अनुज, तुम कभी देश पर मान करो, इतिहास हमारा कैसा था ये जरा बैठकर ध्यान करो। क्लास किताबें फिल्म लड़कियां, इससे आगे भी जाओ, जो बेवा रण बेटा भेजे उससे मिल करके आओ। एक कैरियर बन जाने पर, अब फिर से प्यार मांगता हूं 4 पंक्तियों पर आपका। एक कैरियर बन जाने पर इतना नहीं तना करते हैं, दारू सिगरेटों को पीकर जश्न नहीं मना करते हैं। फूहड़ गाने फास्ट फूड पर शाम बिताने वाले सुन ले, बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं, बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। एसी कमरों में बैठकर शराब की गिलासों से हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करने वाले लोगों को मालूम क्या है कि सैनिक होता क्या है। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। तुम क्या जानो आतंकी हमला हो तब क्या होता है। तुमने अपना पल पल सौंपा गाती हंसती दुनिया में। 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाए तो आदमी हड़ताल कर देता है। 11,000 रुपए तनख्वाह मिलती, उसने कभी उफ नहीं की कि मैं भारत के सैनिक में, भारत के सम्मान में अपनी बंदूक छोड़ दूंगा, आपने कभी नहीं सुना होगा। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और आप लोगों का स्नेह मांगता हूं, सुनिएगा। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। तुम क्या जानो आतंकी हमला हो तब क्या होता है। तुमने अपना पल पल सौंपा गाती हंसती दुनिया में। तुमने खुद को सौंप दिया ख्वाबों की बस्ती दुनिया में। क्या तुमने पढ़ा कभी मेजर शैतान की कुर्बानी को। क्या तुमने जाना कभी 47 की दर्द कहानी को। क्या तुमने अपने कानों से रणभेरी का नाद सुना। तुमने लोभ प्रपंच प्रमाद विलासिता का स्वप्न बुना। धरती मां कुर्बानी मांगे, 4 पंक्तियां फिर सैनिक के सम्मान की। धरती मां कुर्बानी मांगे तो जीवन का मोल दिया। सुनना दिनेश भाई, धरती मां कुर्बानी मांगे तो जीवन का मोल दिया। काल समाहित हो जाए जब सिंहों ने मुंह खोल दिया। वेतन छोटा और वतन बड़ा, वो भारत मां के बेटे हैं। तुमने हिम्मत कैसे कर दी इतना घटिया बोल दिया। तुमने हिम्मत कैसे कर दी, तुमने हिम्मत कैसे कर दी इतने। जिंदाबाद, बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुमने हिम्मत कैसे कर दी इतना घटिया बोल दिया। तुम कहते हो सेना में नारी की लाज लुटाई है। अरे देश का सैनिक जिस घर की रखवाली के लिए जम्मू कश्मीर में खड़ा है, क्या कभी वो वहां की महिला के साथ कोई अशिष्ट व्यवहार कर सकता है। सोच भी नहीं सकते हम लोग। मैं फिर 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, सैनिक के समर्थन की पढ़ता हूं और दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। गफ्फार साहब, मैंने पूरी हिम्मत के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित एक कॉलेज के अंदर जाकर मैंने कविता सुनाने की हिम्मत की है। मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूं जो देशद्रोही थे, मैंने उनके घर में जाकर सुनाने की हिम्मत की। आज तो मैं अपने घर में सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। तुम कहते हो सेना में नारी की लाज लुटाई है। इस बयान से देशद्रोह की मुझको बदबू आई है। जो वतन के दिव्य हवन में सांसें होम किया करते, अपनी जिद की गर्मी से दुश्मन को मोम किया करते। जाति धर्म और मजहब केवल सरहद की रखवाली है। बंदूकों की गर्जन से ही मनती ईद दिवाली है। कलम हमारी, फिर 4 पंक्तियां बहुत कड़कड़ाती हुई।
शायद एक गाली है। मैं हिम्मत से शिव के दरबार में एक गाली दे रहा हूं, आपकी तालियां मेरी इस गाली को बड़ा करेगी। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। कलम हमारी भर हुंकारे करती उसकी निंदा है। कलम हमारी भर हुंकारे करती उसकी निंदा है। जो सैनिक को गाली देकर खुले सांड सा जिंदा है। अपने घर में हमने क्या क्या सांप सपोले पाले हैं। ऐसे ही जय चंदों से ये भारत मां शर्मिंदा है। वाह 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 वाह। अपने घर में हमने क्या क्या सांप सपोले पाले हैं। ऐसे ही जय चंदों से ये भारत मां शर्मिंदा है। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक जला डाले। बड़ी कविता है, अंतिम 3 बंद सुनाता हूं, बात खत्म करता हूं। क्या सेना कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर उनका विरोध कर सकती है, कैसे महिलाओं के साथ ऐसा बिहेव कर सकती है। मैं निवेदन करता हूं, ये संभव नहीं है कि सरहद की सरगर्मी जिन लोगों को छाले देती है। ये बंद मैं कभी पढ़ता नहीं हूं गफ्फार साहब, लेकिन मैं आज आपको और पूरे मंच को सुनाता हूं निवेदन। सरहद की सरगर्मी जिन लोगों को छाले देती है, ये सेना है उन लोगों के मुंह में निवाले देती है। सरहद की सरगर्मी जिन लोगों को छाले देती है, ये सेना है उन लोगों के मुंह में निवाले देती है। आपने देखा होगा एक दृश्य, पत्थर फेंके जा रहे हैं, भारत की सेना पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसके बाद भी वो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही। ये हिंदुस्तान उन लोगों के अंदर जिंदा है। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। सरहद की सरगर्मी जिन लोगों को छाले देती है, ये सेना है उन लोगों के मुंह में निवाले देती है। फौजी सुखविंदर को रजिया राखी भिजवाती है। ये सेना है सलमा के मेहर का नेक चुकाती है। जिस सेना का कश्मीरी लोगों से घर का नाता है, बूढ़े अयूब का बेटा बनकर सैनिक राशन लाता है। सुन भारत के सैनिक का जो धैर्य यदि खो जाएगा, हर बेहुदा प्रश्न तुम्हारा चिर निद्रा सो जाएगा। उस दिन ये पतलून तुम्हारी गीली भी हो सकती है, जिस दिन तेरा कभी सामना वर्दी से हो जाएगा। जिस दिन तेरा कभी सामना वर्दी से हो जाएगा। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले। आज भी चाहे पुलिस की वर्दी हो, चाहे सेना की वर्दी हो, जब भी कोई वर्दी पहन के आता है तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे गांव का आदमी जो वर्दी पहनता है। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले, जिस वर्दी को पहन रहे शैतान सिंह से मतवाले, शीश कटा धड़ हेमराज का जिस वर्दी की शान बना, जिस वर्दी के पौरुष की पीरू सिंह पहचान बना, उन्नी कृष्णन जिस वर्दी के बल आतंकी से भिड़ते, सौरभ कालिया जिस वर्दी से करगिल की घाटी चढ़ते, अपनी मां की गोद छोड़कर, क्या है भारत का सैनिक और क्या कर सकता है, अपनी मां की गोद छोड़कर धरती मां के लाल बने। यही वो दीवाने हैं जो रण में खुद महाकाल बने। अरे खरपतवारे क्या समझेगी बरगद की ऊंचाई को। 2 गज कफन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने। 2 गज कफन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने। अंतिम 8 पंक्तियां सुनाता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। मेरी अंतिम 8 पंक्तियां मेरे उन सारे बच्चों को जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, आप सबके अंदर मैं कहीं न कहीं मौजूद हूं। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। अमेरिका डॉलर पर कूदे, गोरे कूदे शासन पर, चीनी तकनीकी दंब लिए हैं और जापानी भाषण पर, खाड़ी तेल कुओं से खुश है रशिया राजी लोगों पर, इटली अहम पर अड़ा हुआ है और जर्मनी भोगों पर जो गहरे गड्ढों से भी प्रिंस बचा कर लाते हैं, केदारनाथ की विपदा में वो देवदूत बन जाते हैं। भारत की सेना क्या करती है, अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं आप लोगों को, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। पर जो गहरे गड्ढों से भी प्रिंस बचा कर लाते हैं, केदारनाथ की विपदा में जो देवदूत बन जाते हैं। दंभ करे दुनिया वाले, मेरा तो इतना कहना है, हिंदुस्तानी इन शेरों का अब प्रमाण क्या देना है। ओ सनकी ओ गाफिलो बिगड़ेल कन्हैया सुन ले तू, इस दुनिया में कहीं नहीं जैसी भारत की सेना है। इस दुनिया में कहीं नहीं जैसी भारत की सेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।